हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों हो जाइए तैयार आप सब कॉपी कलम लेकर। तो आज शुरू होने वाला दोस्तों मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। और इनमें दोस्तों बात करेंगे हम कि इसको दोस्तों कैसे आसान से आसान भाषा में दोस्तों आप सभी को हम समझाने की कोशिश करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। कि यार दोस्तों यार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व होगा, मतलब एक क्वेश्चन का हम 3 से 4 सॉल्यूशन बताने वाले हैं यहाँ पर कि इसको कैसे बेसिक तरीके से सॉल्व किया जाता है और कैसे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ पर हम पहले प्रश्न से। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, यह पहला प्रश्न ही दोस्तों बेलन से पूछ लिया गया है। कहा गया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आप सभी को हम एक बात बता दें कि मेंसुरेशन में दोस्तों आप सभी को बस सूत्र ही याद करना है। सारा का सारा दोस्तों खेला सूत्र का ही होता है। सारा का सारा खेला सूत्र का ही होता है। कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार का व्यास क्या है दोस्तों, पूछा गया है बेलन के आधार व्यास क्या है, तो हमको बताना है व्यास क्या। अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों तो उसकी ऊंचाई, अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 2πr/h। 2πr/h दिया गया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान दिया नहीं गया दोस्तों, इसको ज्ञात करना है। गुणे h का मान बताया गया है 14 सेंटीमीटर बराबर 110। अगर यहाँ से दोस्तों हम काटते हैं 11 से, 22 से काटते हैं तो 22 पंचे दोस्तों हम कहेंगे 110 हो जाएगा। 22 पंचे 110 निकल के आ जाएगा। अगर दोस्त यहाँ से हम देखते हैं तो यह 7 से 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो निकल के आने वाला दोस्तों 5/4। r बराबर क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम व्यास निकालते हैं तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो यह त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम कहेंगे 2 गुणे 5/4। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो निकल के आएगा 5/2। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर। उसकी व्यास कितना आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों 2 इस पहला विकल्प ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों आप सभी को आशा करते हैं यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्नों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र का दोस्तों खेल होता है। अगर आपको फार्मूला आता है तो दोस्तों आप सभी को मेंसुरेशन एकदम आसान लगने वाली है। मेंसुरेशन में कुछ ही का खेला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का खेला है। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा गया है 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। अब 2 संख्याओं का अगर हम अंतर निकालते हैं, मान के चल रहे हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। अगर इनका हम योग कर दें संख्याओं का, और कहा गया है इनका 15% है, तो 15/100, 15/100। तो कहा गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का दोस्तों हमको अनुपात निकाल के बताना है। जैसे यहाँ से हम देखेंगे 100a हो जाएगा, माइनस का 100b हो जाएगा, और बराबर का 5a प्लस का 15b हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 15a को इधर लेकर जाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ माइनस में हो जाएगा। 15a को इधर लेकर जाएंगे और 100b को दोस्तों उधर लेकर जाएंगे, तो हम कहेंगे यह माइनस में हो जाएगा। तो 15 माइनस करेंगे तो 85a बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 85a बच जाएगा। 85a बराबर, अब इधर दोस्तों माइनस में हो तो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम कहेंगे 15 और 100 115 निकल के आने वाला है, 115b। अगर यहाँ से हम दोस्तों 5 से काटते हैं, हम कहेंगे 17×5 85 और 23×5 115। तो यहाँ पर जो a/b का रेशियो आने वाला है, यही तो पूछा गया है कि छोटी संख्या का पूछा गया है। छोटी संख्या पहले ऊपर रहेगी,
छोटी संख्या ऊपर रहेगी, मतलब कि b/a का मान पूछा गया है। तो b/a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं b बराबर 17 है और a बराबर 23 है। तो 17/23 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, न कि 23/17। 23/17 बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताया गया है। मतलब पहले ऊपर छोटी संख्या आएगी तब उसके बाद बड़ी संख्या आएगी। तो यह विकल्प नंबर 4 में है। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलती आप सब बचाना वाले दोस्तों क्वेश्चन पेपर में कर देते हैं, तो इसी गलतियों में दोस्तों बचना है। हम इसी दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं कि गलती कहाँ पर आप सभी कर सकते हैं। चलिए साथियों सीखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है रूबी ने RS1 में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। कह रहे हैं कि 1 रुपये में 20 बटन खरीदत बाटे। अब उन्होंने 1 रुपये में, अगर यहाँ से देखते हैं हम दोस्तों 25% का लाभ कमाने के लिए 25% बराबर होता है दोस्तों 1/4। 1/4। अगर यहाँ से देखते हैं हम मूल्य का, अगर यहाँ से मूल्य देखते हैं तो मूल्य हो रहा है दोस्तों 4 से 5, मूल्य 4 से 5 हो रहा है। अगर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों इसका खपत क्या आ जाएगा, खपत दोस्तों निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे 5 से 4, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों रुपया जो है दोस्तों रुपया सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये में खरीद रहा है और यहाँ पर भी 1 रुपये में बेच ही रहा है। तो हम कहेंगे जब रुपया सेम है दोस्तों तो हम कहेंगे उनके मूल्य और खपत का रेशियो आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से अगर वह पहले खरीद रहा था 1 रुपये में 20%, 1 रुपये में 20 बटन खरीदा, मतलब कि 5 रुपये में दोस्तों उन्होंने 20 बटन खरीदे। तो यहाँ से 1 बराबर निकल के आ जाएगा 4। 1 बराबर जब 4 निकल के आएगा तो 4 बराबर 16 निकल के आ जाएगा। उसे दोस्तों 1 रुपये में 16 बटन बेचने पर तब दोस्तों उसको 25% का लाभ होगा। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। इसको दोस्तों हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया है। क्या करना था, कुछ नहीं करना था दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे 1 ही रुपये में खरीद रहा है और 1 ही रुपये की बात कर रहा है, मतलब कि अगर जहाँ पर दोस्तों भी रुपया सेम होगा वहाँ पर हम कहेंगे प्राइस का मूल्य का रेशियो जो होगा या परसेंटेज के हिसाब से चलेगा। अगर परसेंटेज दिया गया 25%, इसका मान होता है 1/4 और मूल्य बराबर हो जाएगा, तब यहाँ से 4 से 5 हो रहा है क्योंकि 5% का लाभ कमा रहा है। यह CP हो जाएगा और यह दोस्तों SP हो जाएगा। और यहाँ से अगर खपत देखते हैं तो खपत जस्ट दोस्तों उल्टा हो जाता है मूल्य का, तो 5 से 4 हो गया है। अब यहाँ से 5 बराबर उन्होंने 20 ला रहा था, अब हम यहाँ से काटा पीटी मचा दिए तो 1 बराबर 4 आ गया। यहाँ से 1 बराबर जब 4 आ गया तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया दोस्तों यदि a + b = 25 और a - b = 7 है तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ से हम a + b बराबर दिया गया है 25 और a - b बराबर दिया गया है 7, अगर हम एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं और बटे 2 कर देते हैं तब दोस्तों a का मान आ जाएगा। तब किसका मान आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और बटे में 2 कर देते हैं तो हम कहेंगे 25 और 7 32 निकल के आने वाला है। 32/2 करेंगे और b बराबर यहाँ से निकल जाएगा, 25 में से 7 जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ से 18 निकल के आ जाएगा। 18/2। तो यहाँ से a बराबर निकल के आने वाला है 16 और b बराबर निकल के आने वाला है 9। तो पूछा गया है मध्यानुपाती, तो 16 प्लस का 9 करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे मध्यानुपाती अगर निकालना हुआ तो मध्यानुपाती कैसे निकलता दोस्तों, हम कहेंगे मध्यानुपाती √ a गुणे b, तो √ 16 गुणे 9। तो 16 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ से हम कहेंगे 16 का वर्गमूल कितना दोस्तों, तो 16 को लिख सकते हैं यहाँ से हम 4 गुणे 4 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, एक तो 4 2 डबल 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, डबल 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12। हम कहेंगे इसका मध्यानुपाती 12 निकल के आने वाला है।
विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या होता है कि अगर हम एक बार जोड़ देते हैं और उनका बटा 2 कर देते हैं तो यहाँ से बड़ी वाली संख्या का मान आ जाता है। अगर हम घटा देते हैं आपस में इन दोनों को और बटे 2 कर देते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से छोटी संख्या का मान आ जाता है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक बार इसको जोड़ा है। यहाँ से अगर हम बता दें आप सभी को तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा तो 2a बराबर 32 निकल के आने वाला है। अब यहाँ से a बराबर 32/2, यही दोस्तों हमने 60 तरीके से कर दिया है। ऐसे ही b बराबर निकाल लेंगे तो हम कहेंगे घटा देंगे, ऐसे जब घटाएंगे तो a से a कट जाएगा 2b आ जाएगा। 2b बराबर निकल के आ जाएगा 25 में से अगर 7 चला जाएगा तो 18 निकल के आ जाएगा, 18/2। तो बराबर दोस्तों हम कहेंगे b बराबर 9 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर ज्ञात किया है और इसको भी। तो आशा करते हैं दोस्तों यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आजकल परीक्षाओं में ट्रेंडिंग कर रहे हैं। कहा गया है 2 की पावर 305 और प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होता है। दोस्तों शेषफल क्या निकल के आएगा? कहा गया है 203 की पावर 2 की पावर 305 और कहा गया है इस प्लस में 303 है, इसको 9 से विभाजित करते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं 203 2 की पावर 305/9 अलग अलग यहाँ पर हम विभाजित कर देते हैं 303/9। अगर दोस्तों यहाँ से हम विभाजित करते हैं इसको यहाँ पर हम 8 बनाने की कोशिश करेंगे। 8 कैसे बन सकता है? हम कहेंगे 2 की पावर 3 करने पर 2 गुणे मतलब कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर गुणा किससे करना पड़ेगा? तो हम कहेंगे अगर हमको यहाँ पर 2 की पावर 3 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 101 से गुणा करना पड़ेगा तो 303 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बचेगा और बटे में 9 है, इसको ध्यान देना। और यहाँ पर बच जाएगा, अगर हम इसको दोस्तों देखेंगे हम तो 9 से अगर 303 को भागा देंगे तो यहाँ पर बच के निकल के आने वाला जो रिमाइंडर आएगा वह दोस्तों हम कहेंगे 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 और यहाँ से बच जाएगा 9 तिरिक 27 और 3 30 33 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आ जाएगा 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 और बच जाएगा दोस्तों 6। हम कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच जाएगा। इसका रिमाइंडर 6 बच गया है तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 ही लिखा है, तो बराबर कर देंगे। अब जब दोस्तों यहाँ पर हम 8 दिखाएंगे और यहाँ से हो जाए 101 गुणे 2 की पावर 2 बटे में 9 और प्लस का 6। अगर दोस्तों यहाँ पर 1 कम है तो हम कहेंगे 8 है तो 8 है तो यहाँ से कितना रिमाइंडर आएगा? हम कहेंगे माइनस का 1 रिमाइंडर आने वाला। तो -1 की पावर अगर विषम है तो हम कहेंगे -1 ही आएगा। अगर सम है तो दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ से सम ही आएगा। तो मतलब कि यहाँ से विषम है तो विषम ही आने वाला है। मतलब कि 1 2 दूनी 4, 4 प्लस का 6, तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा बटे में 9 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 9 हमारा कभी भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसको ध्यान देना कि 9 हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा यह 9 अंत तक ले ही रहेगा। तो यहाँ से अगर 6 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 2, 2/9। एक तो दोस्तों इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा और एक रिमाइंडर अगर बात करेंगे तो यहाँ से 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। एक रिमाइंडर यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा और एक रिमाइंडर 2 आएगा। दोस्तों हमको 2 वाले को बात करना है तो 2 यहाँ पर दिख रहा है विकल्प नंबर 1 में। तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा यही हमको ज्ञात करना था, तो 2 निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों हमने कुछ नहीं किया था, बस ऐसे जैसे लिखा था इसको बस ऊपर वाली घात को दोस्तों हमको यहाँ पर इससे एक कम या इससे एक ज़्यादा बनाना था, बस यही इतना हमारा मेल लक्ष्य होता है। जिससे कि रिमाइंडर 1 आ जाए या माइनस का 1 कुछ भी आ जाएगा तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य
1,00,000 था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंततः उसने किस मूल्य पर वस्तु बेची? दोस्तों हम कहेंगे 1,00,000 उसका दाम था। यहाँ पर अगर उन्होंने 20% का छूट दिया तो कितने में दिया था? मान के चल रहे हैं 100 में 20 का छूट दिया, मतलब कि 80 पर बेचा। और कहा गया 10% की छूट, मतलब 100 रुपये दाम था उसका, 90 रुपये में उसको बेचा, क्योंकि 10% का छूट दिया है। तो यहाँ से अगर देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 2 0, 2 0 से यहाँ से 2 0 कट जाएंगे। अब यहाँ पर निकल के आने वाला 8 9 72, 8 9 दोस्तों 72 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे अगर 72 निकल के आने वाला है तो कितना जीरो आगे रहेगा? तो 3 जीरो आगे लगने वाला है। 72 के आगे 3 जीरो, कुल मिलाकर 72,000 रुपया आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। यह भी दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों कुछ नहीं था, जो 2 लगातार छूट थी वही 2 लगातार छूट हमने लिख दिया है, बस सॉल्व कर लिया इसको। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7 है। कहा गया है यहाँ पर रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है। अब दोस्तों 1/4 भाग उन्होंने तय कर रहा और 1/4 भाग फिर से तय कर रहा है। यहाँ से अगर हम मान के चल रहे तो दोस्तों इसकी दूरी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? हम कहेंगे 4, इसकी दोस्तों हम कहेंगे 400, यहाँ से उसकी दूरी है 400 किलोमीटर उसकी दूरी है, मान के चल रहे हैं, माना 400 किलोमीटर उसकी दूरी है। अब 400 किलोमीटर का दोस्तों 1/4 भाग अगर निकालेंगे यहाँ से हम, तो हम कहेंगे 100 निकल के आ जाएगा। 100 किलोमीटर की दूरी दो दोस्तों, वहाँ 20 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। अगर यह 20 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो हम कहेंगे 5 घंटा इसमें लगने वाला है। कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर 1/4 है तो यहाँ पर भी 100 है। तो कहा गया है इसका 1/4 भाग 10 किलोमीटर। अगर दोस्तों यहाँ से इसको 10 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है 100 किलोमीटर दूरी को, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका 10 घंटा लगने वाला। कितना आ जाएगा? 10 घंटा आ जाएगा। अब दोस्तों बची कितनी है? 100 100 200, बची है दोस्तों 200। अब 200 को कहा गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो हम कहेंगे यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा दोस्तों हम कहेंगे यहाँ से 20/4, मतलब कि 5/2, 5/2 घंटे में इसको पूरा करेगा। तो कहा गया है संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल। दोस्तों हम जानते हैं यहाँ से औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है यहाँ पर दोस्तों 400 किलोमीटर की, और टोटल समय हमको लग रहा है, एक लग रहा था यहाँ से 5 घंटे का, एक लग रहा था 10 घंटे का, 10 5 15, और इसका अगर हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर सॉल्व, हम कहेंगे 2.5 घंटे, यहाँ पर 2.5 घंटे, कुल मिलाकर 10 5 15 2 17, 17.5 घंटे दोस्तों यहाँ पर समय लग रहा है। हम कहेंगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अगर हम दोस्तों इसको 25 से काटते हैं, हम कहेंगे इसको 25 से काटने पर यह 25 सत्ते 175 हो जाता है, 25 सत्ते 175 हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही हम इसको 25 से काटेंगे, हम कहेंगे जब इसको हम 25 से काटते हैं 100 हो जाता है, 25 25 चौका 100, और गुणे दोस्तों यहाँ पर 40 हो जाएगा, गुणे 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 चौक 16, 160 निकल के आने वाला है बटे 7। अगर 7 से इसको काटते हैं, हम कहेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और बच जाएगा 2, 20 हो जाएगा यहाँ से, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 22 दशमलव समथिंग दोस्तों आने वाला है। तो हम कहेंगे 22 दशमलव समथिंग सिर्फ एक में ही दिया गया है, वह दिया गया है विकल्प नंबर 4 में। तो इसलिए 22.86 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसको बेसिक लेवल से बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया हुआ हूँ। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा गया 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों हम कहेंगे 36 और 48 से अगर हमको विभाज्य देखना है तो यहाँ पर जो संख्या होगी वह संख्या हम कहेंगे 36, मतलब कि 36 और 48। अगर यहाँ से देखते हैं तो यह 12
12 तिहाई 36 और 12 चौक 48, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 12 पर हमें 144। तो हम कहेंगे दोस्तों वह संख्या 144 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 144 से अगर हम दोस्तों यहाँ पर 7 से गुणा कर देते हैं तो हम कहेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकल गया 7 एक नम 7 और 3, 7 3 10, 1008। 1008 दोस्तों सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। यहाँ से सबसे छोटी संख्या 1008 निकल के आ गई। अगर हमको दोस्तों सबसे बड़ी संख्या निकालने तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी दोस्तों, हम कहेंगे 9999 होती है। अब इसको दोस्तों हम कहेंगे 144 से भागा देंगे। 144 से दोस्तों जब भागा देंगे इसको तो हम कहेंगे यहाँ 7 बार जाने पर 1008 हो रहा, तो इसको दोस्तों हम कहेंगे 7 बार ना लीजिएगा, इसको दोस्तों हम 6 बार लेकर जाएंगे। 6 बार अगर हम इसको लेकर जाते हैं तो यहाँ से निकल के आता है 6 चौक 24, मतलब कि दोस्तों 864 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 864। अब जब 999 में से 864 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 135 और 9। अब दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे अब 144 का दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 1440 आएगा, मगर यहाँ से 1359 दिया गया है, मतलब कि यहाँ से 9 बार चला जाएगा। अगर 9 बार दोस्तों यहाँ चला जाता है तो हम कहेंगे यहाँ 1296 जाता है, 1296 निकल के आ जाता है। तो 1296 से जब इसको घटाएंगे हम कहेंगे 1359 में से 1296, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर 63 ज़्यादा आने वाला है, 63 ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब कि दोस्तों इनमें से 63 को हम घटा देंगे तो वही संख्या जो हो जाएगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो कितना आएगा, हम कहेंगे 999, 9999 माइनस का 63, यहाँ से करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। तो 99 36 जो होगा दोस्तों वह इनकी बड़ी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो पूछा गया है इसका अंतर निकालने के लिए 99 36 माइनस का 1008 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 8, क्योंकि 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा 2 यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 9, और फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8928 निकल के दोस्तों आ जाएगा इसका सही जवाब। 8928 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे दोस्तों विकल्प नंबर 3 में बिल्कुल सही दिया गया है। दोस्तों ऐसे ही हम लगाएंगे इन प्रकार के प्रश्नों को। चलिए दोस्तों सीखते हैं अब यहाँ से हम 9वें प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, कहा गया है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा। दोस्तों उन्होंने वस्तु को कितने में बेचा, हम कहेंगे दोस्तों 2000 रुपये उसका दाम था, और 20% की छूट मतलब कि उन्होंने 80% पर बेचा है, बटे 100, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हम कहेंगे 8 दूनी 16। तो उन्होंने दोस्तों 1600 में बेचा है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न था, तुच्छा सा प्रश्न था, कुछ नहीं था इस प्रश्न में। चलिए सीखते हैं यहाँ से 10वें प्रश्न को। कहा गया है एक कुर्सी 800 में खरीदी जाती है और 1100 में बेची जाती है, तो लाभ परसेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से 800 में खरीदी जा रही है, यह इसका सीपी है, और बेचा जा रहा है यहाँ पर 1100 में, यह इसका एसपी है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हम देखेंगे दोस्तों 300 का हो रहा है। तो हमेशा आप सभी को पता है लाभ या हानि सीपी पर निकाली जाती है। तो सीपी यहाँ से 800 रुपये है, तो हम कहेंगे बटे 800 और गुणे 100%। यहाँ से देखेंगे तो 0 से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 4 से काटते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ से आप 25 चौका 100, तो 25 यहाँ 75 आ जाएगा, बटे का 2%। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 37.5%, 37.5% इसका सही जवाब आ जाएगा। उन्होंने लाभ कितने का पाया, 37.5%। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही एक सही आता है दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा गया दोस्तों एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी
50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर की चाल से तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, दोस्तों औसत चाल हमको निकालना है। औसत चाल बराबर क्या होता है हम जानते हैं, अभी हमने पिछले प्रश्न को सॉल्व किया था। कुल दूरी बटे कुल समय। अगर यहाँ से हम देखते हैं कुल दूरी है 600 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की और 50 किलोमीटर की, तो 600, 700, 750 किलोमीटर की आ जाएगी। अब इसको दोस्तों 600 किलोमीटर के उन्होंने 50 की स्पीड से तय किया है, तो यहाँ पर जो घंटा लगने वाला दोस्तों हम कहेंगे 6 पंचे 12 पंचे 60, 12 घंटे दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा। और आगे प्लस करेंगे, आगे 100 किलोमीटर की दूरी की दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ से 1 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे हो जाएगा। और प्लस में अगर 50 किलोमीटर की दूरी है 25 किलोमीटर, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हम कहेंगे 750 बटे में 12 1 13, 12 1 13, 13 2 15 निकल के आ जाएगा, 13 2 15 निकल के दोस्तों आ जाएगा 15 घंटे में। अगर हम इसको दोस्तों भागा देते हैं तो हम कहेंगे 15 पचे 75, कुल मिलाकर दोस्तों हम कहेंगे उसकी स्पीड जो औसत चाल होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ जाएगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे यह दिया गया दोस्तों विकल्प नंबर 1 में ही। तो इसका सही जवाब दोस्तों विकल्प नंबर 1 निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की कहा गया है याद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जो दोस्तों एसपी है, विक्रय मूल्य है, वह क्रय मूल्य का 5 सही, मतलब कि जो है दोस्तों 5 दूनी 10 1 11, 11/5 है, किसका है, सीपी का है। तो लाभ परसेंट बताइए। अगर यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे एसपी और सीपी का रेशियो देखेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 11/5। हम कहेंगे दोस्तों 5 में खरीद रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, हम कहेंगे लाभ हो रहा है दोस्तों 6 का। किस में लाभ हो रहा है, 5 में, गुणे 100%। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 20 पंचे 100, तो 6 दूनी 12, 120% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 120% का प्रॉफिट दोस्तों यह दिया गया है विकल्प नंबर 2 में। तो यही दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि कितना निकल के आने वाला है। बाकी दोस्तों यह तो तिच्चू सा सवाल यह भी था। चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न से हम। क्वेश्चन नंबर 13, ये दोस्तों दमदार प्रश्न है। दमदार प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको औसत चाल, जैसे दोस्तों अभी हमने इससे पहले वाला 11वां सवाल लगाया था उसी की तरह यह भी है औसत चाल। इससे पहले की अभी हम बात करते हैं औसत चाल की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जैसे 7 लगाया था उसी की तरह यह एकदम सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पर एक कार सीधी सड़क पर 1/3 भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 1/3 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल बताइए। हम कहेंगे दोस्तों 60, 10 और 20 से भाग देने वाली संख्या कौन सी है। हम कहेंगे दोस्तों अगर 60 और 20 मतलब 10, 20 और 60 से अगर पूरी तरह से कटने वाली संख्या अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वह 60 है, वह 60 है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 भागों में बांट लेंगे। कितनी दूरी को, हम कहेंगे 3 बराबर दूरी को। यह भी 60 किलोमीटर है और यह भी दोस्तों 60 किलोमीटर है और यह भी 60 किलोमीटर है। कहा गया है यह 3 है तो मतलब कि 1/3 ही भाग है। यह भी 1/3 भाग है, यह भी 1/3, यह भी 1/3 भाग है। अब कहा गया है पहले को 10 किलोमीटर के, अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से हम जाते हैं 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो हम कहेंगे यहाँ से हमको 6 घंटे लगने वाला है। आगे अगर यहाँ से बात करते हैं हम 1/3 को 20 किलोमीटर की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहे हैं और 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो हमें यहाँ पर 3 घंटे लग जाएंगे। आगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं और 60 किलोमीटर ही दूरी है तो हम कहेंगे 1 घंटे लग जाएंगे। तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर
कुल दूरी है 6 6 12 18 180 किलोमीटर की। और यहाँ पर टोटल हम कहेंगे 6 3 9 और एक 10 है, 10 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, कुल मिलाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। उसकी हम कहेंगे दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटे, उसकी हम कहेंगे औसत चाल निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है, विकल्प नंबर 1। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया, क्या कहा गया है? कहा गया है 12 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आप सभी को अर्धगोले का आयतन नहीं पता है तो आप सब इसको नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ फार्मूले पर बेस होता है, बाकी किसी पर नहीं। अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि मेंसुरेशन टोटल और टोटल दोस्तों फार्मूले पर बेस है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके आप सब दोस्तों मतलब कि दोस्तों हम एक बार एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें दोस्तों हम सभी का यहाँ पर पूरे के पूरे फार्मूले बता देंगे, जिसमें दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर अर्थ मेंसुरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दिया गया 12 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, हम कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई का मान 22/7 रखना है और आर का मान यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर दोस्तों इसका व्यास है। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 यहाँ से निकल के आने वाला है। अगर हम दोस्तों यहाँ से काटते हैं तो हम कहेंगे 7 मतलब कि 7 से दोस्तों यहाँ पर हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे या तो चला जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 7 से या तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, तो बटे में दोस्तों 700 सम में दिया गया। अब इकाई का अंक अगर हम देख लेते हैं तो देखेंगे तो दोस्तों इकाई का अंक यहाँ पर सम में भिन्न भिन्न है, बाकी इनमें सेम है और इनमें सेम है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हम इकाई के अंक पर 6×6 36 यहाँ पर 6 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब कि 2 आएगा दोस्तों, 2 का 4 बार गुणा किया गया, मतलब कि इकाई के अंक पर दोस्तों 8 आएगा। इतनी छोटी भी संख्या नहीं आएगी, 528 भी नहीं आएगा, क्योंकि 22 दूना 44 दूना 88 6 बार करेंगे दोस्तों, वैसे ही 588 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर 6 से गुणा किया गया है, मतलब कि दोस्तों यहाँ 528 तो नहीं आने वाला है, तो आने वाला है सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 2। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 3168/7 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ से इकाई के अंक से भी हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही आता है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 15वां पर चलते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है, कहा गया है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वो एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 22,352 है। यदि कोई छूट न दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ हुआ होता। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या निकल के आने वाला है? अगर 12% का छूट देता है तो वह बेचेगा 22,352 में। तो हम कहेंगे 12% का छूट मतलब कि यह 88% का दाम है। 88% बराबर दिया गया है 22,352 दिया गया है। हमको यहाँ से दोस्तों 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगा? हम कहेंगे यहाँ से 22,352/88 कर देंगे और गुणे में दोस्तों 100 कर देंगे। अब यहाँ से हमको 100% की वैल्यू पता चल जाएगी कितना निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम दोस्तों 11 से काटते हैं, 11 8 88, इसको 11 से काटते हैं दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ से हम कहेंगे 35, 0 हो जाएगा और 11 तियाँ 33, बचेगा 2, 11 दूना 22। और फिर दोस्तों हम कहेंगे इसको 4 से काटने पर, 4 से काटेंगे तो यह चला जाएगा 25 बार, यह चला जाएगा दोस्तों, सॉरी हम इसको 4 से ना काटेंगे, अभी हम इसको दोस्तों 4 से नहीं काटेंगे, हम दोस्तों इसको 8 से काटते हैं क्योंकि यह 8 चौक 32 बिल्कुल चला जाता है। तो यहाँ से 8 से काटते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाता है और बचता है दोस्तों हम कहेंगे 2, 4 बचता है 43 हो जाता है।
तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 बढ़ जाता है 3, 3 32 हो जाता है, तो 8 चौक 32, 254 गुणे 100, 254 हम कहेंगे यहाँ पर 100 गुणे 100, तो हम कहेंगे 25,400 रुपया निकल के आ जाएगा। उसका दोस्तों हम कहेंगे क्रय मूल्य, उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, यह क्या है, यह उसका दोस्तों हम कहेंगे यह उसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य था। अब कहा गया है यही अंकित मूल्य पर, यही एमआरपी को दोस्तों हम बेच रहे हैं, इसी एमआरपी पर हम बेच रहे हैं, और खरीद कितने में रहे हैं हम दोस्तों, खरीद रहे हैं हम कहेंगे 125। यह किसका मान है, हमको मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। क्रय मूल्य मतलब कि क्या हो जाएगा, तब अगर हम इस पर बेचेंगे तो हमको लाभ होगा 25% का, मतलब कि अगर हम इसको दोस्तों एमआरपी पर बेच दिए, हम एमआरपी पर बेचेंगे तो हमको लाभ होगा 25% का। तो मतलब कि यह 125 की वैल्यू दिया गया है, 125 बराबर 254 दिया गया है, 254 मतलब कि 254 और डबल जीरो दिया गया है। तो हमको यहाँ से दोस्तों 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य दोस्तों सीपी जो होता है वह 100% ही होता है। तो हमको 100% का अगर मान ज्ञात करना है तो यहाँ से हम निकाल देंगे। तो काटेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 25 से काटने पर 25 पंचे 125 और 25 चौका दोस्तों 100 निकल के आ जाएगा, 100 निकल के 25 चौका 100। तो यहाँ से दोस्तों और काटा पीटी मचाएंगे हम कहेंगे यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 254 आ जाता है, और बटे में यहाँ पर 5 और गुणे में 4, फिर गुणे में दोस्तों 100, गुणे में 100 ये वाला है दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे 5 से काटेंगे तो यह 20 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 और मतलब 4 दूनी 8 चौक 32 निकल के आने वाला है, 32 के 2 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 8 पंचे 40, 40 और 3 43 हो जाता है। और आगे अगर देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 43 के 3 हो जाता है, और यहाँ पर अंत में 0 ही आए क्योंकि 0 है। 43 के 3 बचेगा 4, फिर 8 दूनी 16, 4 20, तो हम कहेंगे दोस्तों 2 मतलब 20,320 उसका सीपी निकल के आने वाला है। तो 20,200 मतलब 20,320 यह दिया गया विकल्प नंबर 1 में। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% के लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। उसका दोस्तों हमको वास्तविक लाभ परसेंट बताना है कि कितना निकल के आएगा। उन्होंने कितने का लाभ कमा रहा है, हम कहेंगे 18% का लाभ कमा रहा है। तो कितना उसका दाम था, हम कहेंगे अगर वह दोस्तों 18% का लाभ कमा रहा है तो हम कहेंगे 18 बटे 50 100 कर देंगे, मतलब 100 में 18 का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 9 दूनी 18 और 50 दूना 100। तो यहाँ से हम देखेंगे सीपी एसपी का रेशियो देखेंगे। सीपी है 50 रुपये और बेच रहा है 59 रुपये में, 59 रुपये में उन्होंने बेच रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ से दोस्तों तो उन्होंने कितने में खरीदा था, हम कहेंगे दुकान द्वारा अगर जो दुकान दे रहा है वह हम कहेंगे वह दोस्तों हो जाएगा दुकान का ब्यौरा और बेईमान दुकानदार। दुकान का ब्यौरा जो होगा दोस्तों वह सीपी होगा। अगर हम जिसको बेचेंगे, अगर हम जिसको दोस्तों हम ग्राहक को अगर जो दे रहे हैं वह एसपी हमारा होता है। तो यहीं से अगर देख लेते हैं तो 800 ग्राम का वजन कौन तोल रहा है, दुकानदार तोल रहा है। और दे कितने रहे हैं, 1 केजी दे रहे हैं। 1 केजी बराबर मतलब कि 1000 ग्राम। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो कट जाएगा। तो इधर बढ़ जाएगा 8 पंचे 40 और इधर 59 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 40 में 59 का लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ पा रहा है, हम कहेंगे दोस्तों 19 का लाभ हो रहा है। 19 का लाभ हो रहा है, किस में लाभ हो रहा है, 40 में लाभ हो रहा है, गुणे 100%। अगर दोस्तों इसको हम 4 से काटते हैं तो यहाँ जाएगा 25 बार, 25 चौका 100 और बच्चे में बटेगा 10, तो बराबर निकल गया। अगर 25 नवैया करते हैं दोस्तों 225 आता है, 25 नवैया 225 निकल के आता है, मतलब कि 5 आ जाएगा, बचेगा 22। 25 एक अन्नम 25 और 22 जोड़ेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 47 निकल के आया, बचेगा बटे में 10 दिया गया है। अगर यहाँ से देखेंगे तो एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा
47.5, 47.5%। तो 47.5% या विकल्प नंबर 4 में है। तो विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। उसका वास्तविक लाभ कितना है? 47.5% का लाभ है। चलिए सीखते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 दिया गया है। कहा गया है धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या होगी? दोस्तों हम जानते हैं कि धारा की दिशा में तैराक की चाल, दोस्तों धारा की दिशा में अगर तैराक की चाल ज्ञात करनी हो तो हम कहेंगे यक्स प्लस वाई। यक्स मतलब कि धारा की चाल, वाई मतलब कि हम कहेंगे यक्स मतलब कि तैराक की चाल और वाई मतलब कि धारा की चाल। वाई मतलब कि दोस्तों धारा की चाल। तो यहाँ से 23 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। अब यहाँ से अगर हम यक्स माइनस वाई मतलब कि यह तैराक की चाल है और यह धारा की चाल है। अब तैराक में से अगर धारा को चाल को घटा देंगे हम कहेंगे तो तभी तो विपरीत निकल के आएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 14 किलोमीटर। अब यहाँ से हमको निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल मतलब वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान कैसे निकलेगा? हम कहेंगे जब इनमें से इसको घटाएंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 2i बराबर हम कहेंगे 23 में से अगर 14 चला जाएगा तो 23 में से अगर दोस्तों 14 चला जाता है तो हम कहेंगे बचेगा 9 बचेगा। तो y बराबर यहाँ से निकल के आएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे दोस्तों उसकी चाल निकल के आ जाएगी। किसकी चाल? धारा की चाल। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा विकल्प नंबर 3 में दोस्तों। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है। आज चलिए दोस्तों यहाँ से फिर सीखते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 है। कहा गया है 0.12 और 0.16 और 0.21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? दोस्तों इसका हमको चौथा अनुपात निकालना है। दोस्तों जहां पर भी चतुर्थ अनुपाती दिया रहेगा ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे अंत की दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 0.16 है और गुणे 0.21 है और यहाँ पर हम भागे दे देंगे जो पहली वाली संख्या बचती है 0.12 से। तो यहाँ से हम कहेंगे 0.12 से 0. मतलब यह दोस्तों चला जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर इसको काटते हैं हम कहेंगे 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। फिर यहाँ से 3 से काट देंगे हम कहेंगे 7 तिरिक 21, 0.07 निकल के आ जाएगा। अगर हम 7 का गुणा दोस्तों 4 में करते हैं तो हम कहेंगे 7 चौक 28, 0.28 निकल के आने वाला है। तो इसका चतुर्थ अनुपाती क्या आएगा? 0.28 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 2 सही आता है हम यहाँ से फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कहा गया है दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एक कक्षा में 75 लड़के हैं और 45 लड़कियां हैं। 75 लड़के बाटे और दोस्तों 45 लड़कियां हैं। कहा गया है यदि लड़कों का औसत वजन 60 केजी है और लड़कियों का औसत वजन 40 केजी है तो पूरी कक्षा का औसत वजन, दोस्तों पूरी कक्षा का अगर हमको औसत वजन निकालना है तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा एलिगेशन लगाना पड़ेगा। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर या मिश्रण का सवाल बन जाएगा। जैसे एलिगेशन अगर हम लगाएंगे हम कहेंगे यह बॉयज है और यह गर्ल है। यह दोस्तों हम कहेंगे यह 60 है मतलब कि इनका एवरेज कितना है? 60 है, 60 केजी है और इनका वजन कितना है? 20 केजी है, 40 केजी है। अगर यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो यह 3 और 2 का रेशियो दे देगा। 3 और 2 का रेशियो दे देगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे जिससे कि इनका दो दोस्तों हम कहेंगे इनका कितना आएगा, कितने संख्या है? या 75 और 45 में है। 75 और 45 में है। अगर दोस्तों इसको हम 15 से काटते हैं, 15 5 75 और 15 3 45, 15 3 45। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं? अब करने वाले दोस्तों अगर हम 5 का गुणा 3 में कर देते हैं और 3 का गुणा 2 में कर देते हैं हम कहेंगे 5 3 15 आ जाएगा और दोनों को जोड़ लेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा और बटे में लिखा जाएगा दोस्तों इन दोनों से भागा दिया जाएगा। 5 3
8 से भागा दिया जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो हम कहेंगे 15 और 6, 15 और 6 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 15 और 6 निकल के आने वाला। अगर हम 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 15 और 6 दोस्तों 21 निकल के आने वाला है। 21 निकल के दोस्तों यहाँ से आ जाएगा। 21 मतलब कि अगर बात करें दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ से हमने कितने से काटा था, तो हमने कहा यहाँ से 20 से काटा था, तो 21 गुणे 20 कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 420 निकल के आने वाले। जिससे काटा था उससे फिर से निकालना, क्योंकि हमको यहाँ पर बीच वाला निकालना है। तो जो काटे दोस्तों उसको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने 20 से काटा है, 20 में अंत से गुणा भी करना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम इसको गुणा कर देते हैं, भागा मतलब फिर से हमने 20 से गुणा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने यहाँ पर इसलिए आसान भाषा में किया था। तो यहाँ से अगर करेंगे तो 21 दूना 42, 420 आएगा बटे का 8। अगर हम दोस्तों इसको 8 से विभाजित करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से 8 से आप पूरी तरह से यहाँ से चला जाएगा। जैसे 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर हम 21 गुणे 5 करते हैं तो 5 का नाम 5 आता है, 5 दूनी 10, 105 बटे 2 करते हैं। अगर हम दोस्तों 105 बटे 2 कर देते हैं तो यह और आसान हो जाता है। यहाँ से हम कहेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 बचेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 52.5 निकल के आ जाएगा। औसत इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, औसत वजन 52.5 kg का आने वाला है। विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बहुत जल्दी सॉल्व नहीं। यहाँ से विकल्प नंबर जो सी है 3 है, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों। एक बार दोस्तों यहाँ पर याद कर लेते हैं इसको। कहा गया है 280, 2800 और 756 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम दोस्तों समापवर्तक वह होता है, हम कहेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोस्तों इन दोनों को विभाजित कर देगी। हम कहेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या 56 है। अगर 56 से देखेंगे तो क्या यह 56 से जा रहा है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से अगर हम 56 से इसको काटते हैं तो पहले तो इसको काटेंगे तो यह दोस्तों 56 से नहीं जाएगा। 14 चौका 56, 14 से यह दोस्तों हम कहेंगे 14 मतलब 56 से नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा। 42 से 14 तियाँ 42 3 बार। अब दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 14, अगर 14 से काटते हैं चला जाएगा। 14 तियाँ 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, तो यहाँ पर हम कहेंगे 56 निकल जाएगा। 14 चौका 56, अब बटे में 3 तो 5 4 9, तो दोस्तों हम कहेंगे यह चला जाएगा। मगर इसको देखेंगे तो यह दोस्तों हम कहेंगे 14 मतलब कि 7 चौक 14 तियाँ 14 दूना 28, 200 आएगा बटे में 3 आएगा, यह नहीं जाएगा। यह 42 से नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से यह भी गलत हो जाएगा। यह भी गलत, यह भी गलत। अब इससे छोटी संख्या 28 है। 28 तो यह पूरी तरह से चला जाएगा क्योंकि 28 तो है। अब इसको हम 28 से काटते हैं तो हम कहेंगे इसको जब 28 से काटते हैं तो 14 दूना 28, 2 आ जाएगा। ऊपर 14 से काटते हैं तो 14 पंचे 70 और 14 चौका 56, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो यह भी पूरी तरह से चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से निकल के आता है 27, 27 दूना 54, दोस्तों यह भी चला जाता है, यह भी। तो हम कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हो जाएगी दोस्तों HCF वह 28 निकल के आ जाएगा। 28 निकल के आ जाएगा दोस्तों। HCF का मतलब ही होता है सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है। यहाँ से 28 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कल का डोज। अब दोस्तों यहाँ से हम कल का डोज की बात करते हैं तो बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप सभी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि इसका सही जवाब यहाँ से हमने निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है A और B मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और B और C मतलब कि यहाँ से A प्लस B दिया गया है 50 घंटे में, और B प्लस C दिया गया है यहाँ से कहा गया 75 घंटे में, और A प्लस C 25 घंटे में। अगर हम इन तीनों का लेते हैं एलसीएम तो हम कहेंगे 150 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो 50 5 3 15 3 बार, 75 दूना 150, 25 25 छक्का 150, यहाँ से इतनी बार चला जाएगा। अब देखते हैं 6 2 8 3, 6 2 8 मतलब कि 6 2 8 3 11, 11 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे 11 निकल के आएगा तो 2A प्लस B प्लस का C आएगा, बराबर का यहाँ पर हम कहेंगे। अगर हम A प्लस B प्लस C बराबर निकालते हैं, A प्लस B
प्लस सी बराबर निकालते हैं तो इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी 11/2 निकल के आ जाएगी। जब 2a प्लस बी प्लस सी का क्षमता 11 है तो यह 11 काम करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 11/2 काम करेंगे। तो काम करना यहाँ पर कहा गया a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने काम को करोगे, 150 काम को कितने दिनों में करा करेंगे, कहेंगे 150 बटे क्षमता इनकी है 11/2। तो यहाँ से हम कहेंगे 11/2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो 300 हो जाएगा। 300/11 300/11 घंटे में पूरा करेंगे। तो 300/11 किस में दिया गया दोस्तों, विकल्प नंबर 4। सारे दोस्तों ने विकल्प नंबर 4 को एकदम सही बताया था। तो धन्यवाद दोस्तों। यहाँ से फिर चलते हैं, आज का डोज देख लेते हैं। आज का डोज देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से आप भी इसका सही जवाब बता सकते हैं। जैसे कहा गया रेत का ढेर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 20 फुट है और आधार का व्यास 16 फुट है। ढेर बनाने वाली रेत का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मान दिया गया दोस्तों, पाई का इतना दिया गया है। यहाँ से बताना है कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकली क्या है, थोड़ा सा टिपिकली कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ से एक शंकु बनाएंगे इस प्रकार से। हम कहेंगे यहाँ से शंकु इस प्रकार से होता है और इसकी दोस्तों यहाँ से इसी प्रकार से यहाँ से निकाल लेंगे। यह तिर्यक ऊंचाई L हो जाती है और यह दोस्तों R हो जाता है और यहाँ से यह ऊंचाई इसकी ऊंचाई H हो जाती है। तो हम कहेंगे इसी प्रकार से यहाँ से सॉल्व करेंगे। लगाकर अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों यह आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ से आयतन निकाल लेना शंकु का, बस दोस्तों वही हो जाएगा सही जवाब। तो धन्यवाद दोस्त। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप सभी के लिए थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सब दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करिए।